हेलो एवरीबॉडी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इन वन शॉट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। एग्जाम में इससे आराम से 6 to 8 मार्क्स का पेपर फंस जाता है आपका बोर्ड एग्जाम, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसके अलावा 3 मार्क्स में भी अलग से आ जाता है एमसीक्यूज। तो मिला मिलू के 6 से 8 नंबर का आपका ये चैप्टर मार्किंग स्कीम में है। तो अब डिसोल्यूशन में क्या रहता है बेटा, डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसके थ्योरी क्वेश्चंस एमसीक्यू का पार्ट प्ले करते हैं, तो एमसीक्यू में वो एड ऑन होके आ जाते हैं। इसलिए प्लीज फोकस बेटा। जो हमारा चैप्टर है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या पॉइंट है गाइस? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना है। तो इसमें भी ना 2 टर्म्स हैं बेटा। कितनी टर्म्स हैं? 2। एक टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो हमें चैप्टर करना है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। इसका मतलब होता है जब बिजनेस सारा का सारा बंद हो जाएगा, एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, सारे क्रेडिटर्स को सारी लाइबिलिटीज को पे कर दिया जाएगा, सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, बिजनेस फ्यूचर में आगे नहीं काम करेगा, तो वो हमारा होता है बिजनेस विल नॉट एग्जिस्ट, बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक वर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि हमारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होना, चेंज होना सिर्फ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है कि सारा का सारा रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होना, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते थे, कोई पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर चला गया, कोई रिटायर हो गया, कोई मर गया, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। क्या बिजनेस चलता रहता है? हाँ, यहाँ बिजनेस चलता रहता है। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? फर्म में हमारा बिजनेस कम्स टू एन एंड, assets and liabilities, assets are to be sold out and liabilities are to be repaid. But here in dissolution of partnership we revalue the assets and liabilities. तो यहाँ पे assets और liabilities को revalue किया जाता है, but dissolution of partnership firm में assets और liabilities क्या होती हैं? assets को बेचकर liabilities को pay off किया जाता है। यहाँ business comes to an end, यहाँ business will be continued, but यहाँ business comes to an एंड बिजनेस बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये यूजुअली कोर्ट के कोई सहमति की जरूरत नहीं होती, पार्टनर्स आपस में राजी होते काम हो जाता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कभी कभी कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत भी पड़ जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मेजर डिफरेंस। समझ आ रही है बात? यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंजेस, हेयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ ब्रेकअप है, यहाँ टोटल खत्म है, मतलब यहाँ पर सिर्फ दोस्ती टूटी है, यहाँ पर पूरा प्योर ब्रेकअप है, या डिवोर्स है पूरा, मतलब ही खत्म। समझ आ रही है बात? तो यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब आप लोगों को समझ आ चुका है। अब बात आती है कि यार ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये कैसे कैसे किया जा सकता है, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस कैसे कैसे बंद किया जा सकता है। तो आपने इसके अलग अलग केसेस पढ़े थे। सबसे पहला केस पढ़ा था आपने बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है जब सारे के सारे पार्टनर्स ही मिलके कहने लगते हैं कि हमें क्या करना है, बिजनेस बंद करना है। मान लो 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी,
3 पार्टनर्स है ए बी सी, और तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, अब अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करेंगे, बिजनेस को खत्म करेंगे। तो उसे बोलते हैं बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, कि सब मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि विल नॉट बी डूइंग बिजनेस एनी मोर, अब हम बिजनेस को, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करके दम लेंगे। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहला मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है? म्यूचुअल अग्रीमेंट। दूसरा होता है बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या पॉइंट है? कि बिजनेस कंपल्सरीली डिसॉल्व होकर रहेगा। तो बिजनेस कंपल्सरीली कब कब डिसॉल्व होता है? याद है आप लोगों को? और अनलॉफुल बिजनेस, और क्या था बताओ? कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस किस केस में होता था? कि हमारा बिजनेस कैसा हो जाए? अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब क्या था? कि बिजनेस भाई साहब चरस गांजे का काम करना शुरू कर दे, मतलब ऐसा कोई काम कर दे जो अनलॉफुल है और पकड़ा जाए, तो ऑब्वियसली इट विल कम टू एन एंड। समझ आ रही है बात? अगला था हमारा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब जब हमारा कोई घटना घटित हो जाए। मैडम ये क्या मतलब है घटना घटित हो जाए? बेटा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब है कि हमारा बिजनेस विल कम्स टू एन एंड आफ्टर इवेंट हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब मान लो हमने 4 साल के लिए ही पार्टनरशिप की थी, 4 साल टर्म खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म होगी। अगर हमने मान लो किसी पर्टिकुलर वेंचर के लिए पार्टनरशिप की थी कि वील बी प्रिपेयरिंग दिस शॉपिंग मॉल, हम इस शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली दैट पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड। तो हमारा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में यही 2 केसेस आते हैं, या तो टाइम पीरियड लैप्स हो गया, या फिर योर वेंचर हैज बीन कंप्लीटेड, जिस चीज के लिए आप लोग साथ आए थे वो काम कंप्लीट हो गया, दैट इज हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, बाय नोटिस। व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल, जब पार्टनरशिप किस पे होती है? एट विल। एट विल का मतलब होता है जब तक चाहो जब तक रह सकते हो एक साथ। तो जब पार्टनरशिप एट विल होती है, तो जब भी किसी एक पार्टनर का मन करता है कि नहीं यार अब हमें काम नहीं करना, तो वो जस्ट क्या करता है, एक नोटिस सर्व करता है बाकी पार्टनर्स को कि यार विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ आई नीड डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस। तो उसे बोलते हैं जस्ट बाय मेयर नोटिस। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज बताइए, क्लियर है सबको? तो हमारा क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नोटिस, और एक होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या कहता है गाइस? ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहता है कि जब स्पेशली कोर्ट बोल देता है कि बिजनेस को क्या करो? बंद करो। अब बिजनेस कब कब बंद करना पड़ सकता है? यार कोर्ट कभी भी खुद नहीं आता, कोर्ट तक हम चल के जाते हैं। तो कोई ना कोई एग्रीव्ड पार्टी जाएगी। जैसे मान लो 2 पार्टनर्स हैं, उनमें लड़ाई हो गई, उनमें से एक चला गया कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, या हमारा कोई क्रेडिटर है जो हमसे दुखी है, हम उसके पैसे नहीं दे रहे, वो चला जाता है कि साहब देखो जरा कोर्ट ये पैसे लेके बैठ गए हमारे। और फिर कोर्ट जब छानबीन करता है, पता करवाता है, तो पता चलता है कि यार ये तो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी फैमिली को लगता है कि हमने उन्हें लूट खाया, उन्हें लगता है कि भाई हमने क्या नहीं करा, वो एग्जीक्यूटर्स को प्रॉपर्ली अमाउंट पे नहीं करा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट में कवर अप हो जाती हैं ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमारी बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होगा? डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट, सब आपस में बातचीत करके कर लें, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होके रहेगा। तीसरा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ इवेंट घटना हो जाए, नोटिस एट विल, अगर पार्टनरशिप होगी तो बाय नोटिस हम इसे कर सकते हैं। और ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे सेक्शन नंबर याद करने का तरीका बताया था मैंने तुम लोगों को। सेक्शन नंबर याद करने का तरीका होता है मैं, कौन, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये आपको याद रखना है। एम से म्यूचुअल कंसेंट, सेक्शन 40 से शुरू होता है। सेक्शन 40 किसका है? ये एग्जाम में सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये वाला सेक्शन किसका है, ये वाला सेक्शन किसका है, या ये बताओ कौन से सेक्शन का है, एमसीक्यू में। तो याद रखना, सबसे पहले सेक्शन 40 किसमें? म्यूचुअल कंसेंट हमारा सेक्शन 40 है, ये 41 है, ये 42 है, ये 43 है, ये 44 है। क्लियर हो रही है बात? कोई कंफ्यूजन? पेपर में आए तो याद रहेगा 40, 41, 42, 43, 44 को पेपर में याद करने का तरीका 40 से शुरू है। मैं कौन, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ओ ओ ऐसे करके सिखाया था, ओ ओ 44, 4 + 4 क्या बन जाता है 48। तो अगला कौन सा आता है हमारा, जल्दी से बताओ?
अगला आता है हमारा, अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 48। तो अगला सेक्शन हमने करना है सेक्शन नंबर 48। और सेक्शन 48 क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे सब। सेक्शन 48 कहता है बेटा मोड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेक्शन 48 क्या कहता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर हमारा कोई भी सेक्शन 48 स्टेट्स दैट कि हमारा बिजनेस जब बंद होता है तो हम क्या क्या रूल्स हैं उसके। तो हमने पढ़ा था जब भी हमारे बिजनेस बंद होगा तो एसेट्स को बेचकर क्या पे किया जाएगा, लायबिलिटीज को। तो जब हमने एसेट्स बेची तो एसेट्स बेचकर क्या आया होगा, पैसा। तो जो भी मुझे अमाउंट रियलाइज होता है, जो भी पैसा मुझे मिलता है बेटा, वो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, उस पैसे को सबसे पहले किसे पे करेंगे, सबसे पहले पे करेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम बाहर वालों को पैसा चुकाएंगे, क्योंकि अगर उनका पैसा नहीं चुकाया तो वो हमें कोर्ट में ले जाकर खींच देंगे। समझ में आ रही है, कोर्ट में ले जाएंगे, दे विल सी यू अस इन कोर्ट। इसलिए हम सबसे पहले किसका पैसा वापस करते हैं, एक्सटर्नल आउटसाइडर्स पार्टीज। उसके बाद अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो वापस किया जाता है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, और उसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बच जाए तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मोड्स ऑफ सेटलमेंट में हमारा सेक्शन 48 कहता है कि जो भी पैसा मुझे एसेट को बेचकर मिलेगा उससे सबसे पहले एक्सटर्नल पार्टीज को पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद पार्टनर के लोन चुकाया जाएगा अगर कोई पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल, उसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। सेक्शन 48 क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी में एक बात और बोली गई है, लॉसेस शुड बी फर्स्ट सेटल्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल, देन आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हुआ है हृदय, तो लॉस अगर हमारा हुआ है तो लॉस सबसे पहले किसके साथ जाएगा, हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अगर कोई पिछले प्रॉफिट्स बचा तो पहले उससे सेट ऑफ करो, फिर अगर प्रॉफिट्स के बाद कुछ बचता है तो दैट शुड बी देन सेटल आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल यूज होगी, और लास्ट में यूज होगी क्या, उससे अपने घर से भी पर्सनल कंट्रीब्यूशन लेकर आना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रही है बात सबको। दिस वॉज योर सेक्शन 48। एक छोटा सा सेक्शन और पढ़ा था हमने यहाँ पर मेरे बच्चों, शायद तुम लोग भूल गए हो, सेक्शन 49 जो कहता था फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। दो बातों के बारे में बोलता था ये कहता था फर्म के डेट्स, फर्म के डेट्स मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के डेट्स, और दूसरा वर्ड बोलता था ये प्राइवेट डेट्स। प्राइवेट डेट्स मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टनर का पर्सनल लोन। फर्म ने लोन ले रखा है, ठीक है, और पार्टनर ने भी लोन ले रखा है, तो फर्म की प्रॉपर्टी पहले किसे यूज की जाएगी मुझे बताओ। मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, और यहां हम ए के लोन की बात कर रहे हैं। ए ने गाड़ी के लिए लोन लिया मान लो 10 लाख रुपए का, तो क्या जो फर्म की प्रॉपर्टी है क्या वो इसके लोन को पर्सनली भरने के लिए यूज की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। पर जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो ए की प्रॉपर्टी है, क्या वो बिजनेस के लोन को भरने के लिए यूज की जा सकती है? यस। तो यहां फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट में क्या बताया गया, यहां बताया गया सबसे पहले कि भाई साहब अगर फर्म का कोई भी लोन है जो फर्म ने ले रखा है तो पहले फर्म की प्रॉपर्टी विल बी सेटल्ड फॉर दैट लोन। मतलब फर्म की प्रॉपर्टी को बेचो और बेचकर लोन को क्या करो, रीपे करो। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाए तो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। इसी तरीके से जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, जो उसकी घर की खुद की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो पहले यूटिलाइज होगी उसके पर्सनल लोन के लिए, फिर बची हुई यूज होगी किसके लिए, बिजनेस के लिए। मतलब अगर पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई गाड़ी का लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, तो पहले ये ए का जो लोन है ये इसकी एसेट को बेचकर, मान लो ए के नाम पे घर है, तो जो घर है ए के नाम पे, वो घर बेचकर पहले पैसा ए की गाड़ी का लोन चुकाया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर उसे यूज किया जाएगा किसमें, फर्म की उधारी चुकाने में। पर फर्म की प्रॉपर्टी कभी भी प्राइवेट उधारी चुकाने में यूज नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात?
कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबको, पक्का? दीज वर योर थ्योरी पार्ट्स, ये थ्योरी पार्ट था इस चैप्टर का। अब इसमें बात आती है, जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े वो सब आपका था गोइंग कंसर्न बेसिस पर, मतलब बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम ये एजम्पशन के साथ बुक्स बनाते हैं। बट यहाँ वो एजम्पशन ही खत्म हो जाती है, यहाँ हम कहते हैं बिजनेस क्या हो रहा है, बंद। अब जब बिजनेस बंद होगा तो मेरी सारी एसेट्स क्या करी जाएंगी, बेच दी जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज क्या करी जाएंगी, रीपे करी जाएंगी। तो उन्हें बेचने, खरीदने और उन्हें सेटल आउट करने में, लाइबिलिटीज को पे करने में भी कुछ हमें फायदा नुकसान होगा। भाई एसेट बेचकर पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा, तो उसमें भी हमारा क्या होगा, कुछ फायदा या नुकसान होगा, तो उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डिसोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें अकाउंटिंग करते टाइम, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस टाइम पर अकाउंटिंग करते टाइम क्या किया जाता है। तो डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग करते टाइम एक बिल्कुल डिफरेंट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। Realization account is account which is prepared while we are dissolving the business so that we can pay off the liabilities and settle down the assets। मतलब assets को बेचकर liabilities को pay off करने के लिए हम एक account बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, realization account। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि dissolution के टाइम पे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। समझ आ रही है? We'll be realizing the assets and paying off the लाइबिलिटीज, ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है। इसके अलावा यहां पर हम बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं इस चैप्टर में, पार्टनर का लोन अकाउंट। ये वो पैसा है जो पार्टनर ने हमें उधार दे रखा है। तीसरा अकाउंट बनाया जाता है गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट अकाउंट जो बनता है वो बनाया जाता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। मैम, मैंने कहा हाँ जी मैम, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती। अरे यार, जब सारी एसेट बेच ली, सारी लाइबिलिटी पे कर दी, तुम्हारे पास बैलेंस शीट बची, बिजनेस बचा है। जब बिजनेस ही नहीं बचा तो बैलेंस शीट किस बात की। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस होता है, हमें सारे के सारे अकाउंट्स को क्या करना होता है, बंद। तो कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, यू आर क्लोजिंग डाउन द बुक्स। तो जब बुक्स आप बंद कर रहे हो तो सारे के सारे अकाउंट जितने भी हैं, जितने भी लेजर्स हैं, उन्हें आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो उसे क्लोज करने के लिए ही ये अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है इस अकाउंट का, रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, आप इसे बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखेंगे, अकाउंटिंग में आगे काम कैसे किया जाएगा डिसोल्यूशन के टाइम पर। सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है गाइस। क्या गिवन होती है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में यहाँ एसेट्स होती हैं या लाइबिलिटीज होती हैं। अब एसेट्स में भी कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, डेटर्स, रिटेन्ड लॉसेस, आपको याद होगा, गुडविल, ठीक है, स्टॉक, ये हमारी एसेट्स होती हैं। कोई दिक्कत, बैंक भी हो सकता है ऐसी। इधर लाइबिलिटी साइड क्या क्या होता है याद करो, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्कुल बिल्स पेबल, पार्टनर की कैपिटल्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, पार्टनर का लोन, यही सारी चीजें होती हैं। तो ये बैलेंस शीट हमें गिवन होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब बैलेंस शीट को हम करेंगे खत्म, निस्ते नाबूद। जब हम यहां पर बैलेंस शीट को खत्म करेंगे, निस्ते नाबूद करेंगे, तो कैसे खत्म होगी वो सीखते हैं। कैसे खत्म होगी हमारी बैलेंस शीट, तो हमारी बैलेंस शीट खत्म होती है, जितनी भी सारी की सारी एसेट्स हैं और जितनी भी सारी की सारी लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब कैसे ट्रांसफर किया जाता है ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड में से सारी की सारी एसेट्स को उठा के कहां भेज दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि उन्हें बेचना है, क्योंकि उन्हें रियलाइज करना है। ऐसी सारी लाइबिलिटीज को भी कहां भेज दिया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि हमें उन्हें क्या करना है, हमें उन्हें रीपे करना है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है सबको। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है
कि हमारी कौन कौन सी एसेट्स जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज जाएंगी, कौन सी लाइबिलिटीज नहीं जाएंगी। गाइस सबसे पहले एसेट्स में से तीन चीजें रियलाइजेशन में नहीं जाती। पहली कैश, दूसरी बैंक और तीसरी रिटेन्ड लॉसेस। रिटेन्ड लॉसेस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाते हैं, कैश और बैंक का अलग अकाउंट बनता है। सेम लाइबिलिटीज में से पार्टनर्स कैपिटल अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स लोन अलग अकाउंट बनेगा, रिटेन्ड प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ ओल्ड और न्यू का चक्कर नहीं होता, यहाँ तो बिजनेस बंद हो रहा होता है। अगर रेशियो दे रखा है तो वो लिया जाएगा, नहीं दे रखा तो इक्वल रेशियो लेके काम खत्म करा जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले आप लोगों ने सीखा जब भी हम अपनी बैलेंस शीट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तीन चीजें एसेट साइड से नहीं जाएंगी रियलाइजेशन में। कौन कौन सी? कैश, बैंक और रिटेन लॉसेस। ऐसी लाइबिलिटी साइड से नहीं जाएगा, बताओ क्या क्या? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिटेन प्रॉफिट्स। इसके अलावा जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है, सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दी जाएंगी। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट में कहां डालूं, कैसे डालूं? ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है गाइस। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सोचते हैं जरा, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है वो कहां जाएंगी? एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट। बिल्कुल सही। जितनी भी हमारी एसेट्स है वो कहां चली जाएंगी? डेबिट में चली जाएंगी। टू लैंड, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, इनफैक्ट गुडविल भी, जो गुडविल है वो भी यहां जाएगी। समझ आ रही है? सारी एसेट्स यहां चली जाएंगी सिवाय तीन के। उसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सब कहां चला जाएगा? बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। रीजन क्या होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, जब हम एसेट को खत्म करेंगे तो एसेट क्रेडिट हो जाती है, रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम लाइबिलिटी को खत्म करते हैं तो लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में चली जाती है सारी लाइबिलिटी सिवाय तीन चीजों के, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिटेन प्रॉफिट्स। समझ आया? अब जैसे आप रियलाइजेशन, ये कौन सा अकाउंट बता रही हूं मैं? रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देते हो, उसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ कुछ बातें बताएगा कि आपने एसेट के साथ क्या किया, आपने लाइबिलिटी के साथ क्या किया, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, अब मैं आपको सिखाने जा रही हूं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एसेट्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। मतलब हम बिजनेस में एसेट्स का क्या क्या कर सकते हैं। हम बिजनेस में एसेट्स का क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। या तो हम एसेट्स को करेंगे सोल्ड आउट। सबसे पहला केस, हम एसेट्स को क्या करेंगे? इफ द एसेट्स आर सोल्ड आउट, मतलब हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं बच्चों? बेच रहे हैं। खुद सोचो, अगर तुम एसेट्स को बेचते हो तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी सर? पैसा आ जाएगा, बैंक और कैश डेबिट टू, बच्चा कहता है मैडम एसेट, बच्चा कहता है मैडम एसेट, पर एसेट कौन से अकाउंट में है? रियलाइजेशन। तो यहां जर्नल एंट्री क्या डलती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखना, एसेट बेचने की एंट्री ये होती है। कोई दिक्कत तो नहीं? कभी कभी पार्टनर एसेट ले जाता है। इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, हमारा कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। पार्टनर का नाम दे दिया, मान लो एक्स। एक्स लेके जा रहा है हमारी क्या? एक्स लेके जा रहा है हमारी सारी की सारी एसेट। तो जो भी एसेट एक्स लेके जा रहा है उसकी एंट्री क्या होगी, सोचो? एग्जैक्टली, एक्स डेबिट टू रियलाइजेशन। एक्स कैपिटल अकाउंट आएगा इनफैक्ट, है ना? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दो। पक्का? इसी तरीके से लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होता है। लाइबिलिटीज को आप रिसीव करोगे, पे करोगे, पे करोगे, तो आप कहते हो लाइबिलिटीज आर टू बी पेड ऑफ। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या? कि लाइबिलिटी को हम क्या कर रहे हैं? पे ऑफ। गाइस अगर लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या डलेगी, सोचो? करेक्ट, क्योंकि जब आप पे करेंगे तो कैश और बैंक विल बी गॉन फ्रॉम योर अकाउंट और आपकी लाइबिलिटी नाम की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जो कि कौन से अकाउंट में पड़ी है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो व्हाट विल बी योर एंट्री गाइस? एग्जैक्टली, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक या कैश। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अच्छा,
यहीं पर हम लाइबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, यहीं पर लाइबिलिटीज को कोई पार्टनर लेके जा सकता है, इसे बोलते हैं पार्टनर टुक ओवर लाइबिलिटी। अब तुम कहोगे मैम एसेट तो समझ आता है, पार्टनर ले जाता है उसका कुछ फायदा होगा, चलाएगा, मान लो गाड़ी ले गया या कोई घर ले लिया तो उसे यूज करेगा। लाइबिलिटी ले जाने का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी ले जाने का मतलब ये होता है बेटा, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि आप उस बिजनेस के पार्टनर हैं, क्योंकि आपकी मार्केट में इतनी वर्थ होती है। कुछ लोग बिजनेस से कनेक्ट, जैसे मान लो हमारा कोई क्रेडिटर है, वो सामान ही इसलिए दे रहा था क्योंकि हम उसके पार्टनर थे पार्टनरशिप में। सॉरी, मान लो सी, हमारा क्या नाम है सी, और सी ने क्या करा, अब हमारा कोई क्रेडिटर है जिसने हमें हमारी वजह से ही क्या दिया, पार्टनरशिप में सामान उधार दिया। अब जब हमारा बिजनेस बंद होगा वो कहता है भाई मैं नहीं जानता ए और बी को, मुझे तो तुझसे मतलब है। तो सी क्या कर देता है, अपने लेवल पे उसकी लायबिलिटी को सेटल आउट कराता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने लेवल पे लायबिलिटी को सेटल आउट करके भी आ गई, तो वो लायबिलिटी को जो मैंने सेटल आउट किया है, क्या मैं वो फॉर्म से लूंगी? नहीं लूंगी, बाकी पार्टनर से तो लेंगे ना। तो यही होता है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर लायबिलिटी ले जाता है तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा कहता है कैपिटल बढ़ा क्यों दी, क्योंकि जब मैं अपने बेस पर लायबिलिटी पर्सनली बियर करके आई हूं तो मैं पार्टनरशिप बिजनेस से अपने लिए क्या करूंगी, पैसा रिसीव करूंगी, तो मेरी कैपिटल उससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रही है, मेरी कैपिटल उससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमारी रियलाइजेशन टू कैपिटल एंट्री डलेगी। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। क्लियर टू एवरीबॉडी? कभी कभी क्या होता है, हमारा लायबिलिटी जो होती है दे टेक ओवर आवर एसेट। मतलब जैसे हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर से ही तो हम सामान खरीद के लाए थे, स्टॉक हमारे पास किससे है, क्रेडिटर से। अब वही स्टॉक हम कहते हैं क्रेडिटर को भाई तू ले ले, तेरा तो बिक जाएगा, तेरा तो काम है इसका, मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है। आ रही है बात समझ में या नहीं? तो हम अपने क्रेडिटर को यूजुअली क्या करते हैं, उसका स्टॉक वापस कर देते हैं। तो मान लो हमारा वो स्टॉक था, लेट्स टेक एन एग्जांपल 50,000 का, और वो क्रेडिटर है हमारा मान लो 70,000 रुपये का। हम इन्हें आपस में क्या करा देते हैं, सेटल आउट। हम कहते हैं भाई तू स्टॉक ले ले, तू स्टॉक ले ले और हमारा पीछे छोड़, हमें तुझे पैसे देने थे, अब तेरा सामान हमारे पास रखा ही है, हमने तुझसे अभी 2 महीने पहले ही खरीदा था, उसका कुछ बिगड़ा थोड़ी है, तू खरीद ले, वापस ले ले। तो वो कहता है ठीक है भाई, क्योंकि उसका तो काम है यार, उसे उसका सामान है, वो गुड्स है, तो उसे कोई नुकसान नहीं है। हम कहते हैं पैसे तो है नहीं, सामान ले जा इससे। तो तुम्हें क्या लगता है वो सामान ले के जाएगा या कहेगा नहीं मुझे तो पैसे ही चाहिए? भाई साहब उसका पैसा भी डूब सकता है। जब बिजनेस डूब रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो पैसा भी डूब सकता है। तो ऐसे में वो चुपचाप अपना सामान लेके एटलीस्ट अपना सामान उठा के ले जाएगा, तो सेटिस्फेक्शन तो होगा कि मेरा कुछ पैसा तो वापस आया। तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है, जैसे क्रेडिटर 70 का है, स्टॉक हमारा 50 का है, हम कहते हैं एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, बस इतना लिखते हैं। तो ऐसे केस में मुझे बताओ, क्या ये क्रेडिटर 20,000 रुपये छोड़ देगा? क्या ये 20,000 रुपये छोड़ देगा बेटे? नहीं। दोस्त अगर घोड़ा यारी करेगा घास से तो क्या खाएगा, है ना, बताया ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताओ, क्रेडिटर का 70,000 रुपये का बैलेंस था और स्टॉक था 50,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, वो 20,000 रुपये जो बचे वो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को, फर्म को, अपने क्रेडिटर को पे करने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं पार्शियल सेटलमेंट। इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल सेटलमेंट। क्वेश्चन में लिखा क्या मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा मिलेगा स्टॉक टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹70,000 और स्टॉक की वैल्यू थी 50। अब वो ये भी कह सकता है एट एन एग्रीड वैल्यू, समझना इसी में ऐड ऑन कर रही हूं, इसी में वो ऐड ऑन कर देता है क्या, एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55, समझ रहे हो, या फिर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ, लो और इजी कर, मतलब थोड़ा और प्रैक्टिकल कर देती हूँ, 45। सामने वाला कहता है यार मैंने 40 का तो तुझे सामान 50 का तुझे बेचा था, ठीक है, पर तेरे पास 2 महीने रखे हुए हो गए, क्या पता उसके गत्ते वत्ते पे धूल जम गई हो, उसका गत्ता वत्ता टूट वूट गया हो, मुझे वो सब बदलना पड़ेगा। तो मैं 50 का सामान 50 में तो लूंगा नहीं, कितने में लूंगा वो सामान, 45,000 में। तो अब एक बात बताओ, क्रेडिटर कितने का है, 70 का, और तुम सामान उसे कितने का दे रहे हो, 50 का या 45 का? वेरी गुड, कितने का, 45 का। तो इसलिए यहां से 45 माइनस करोगे, बचा हुआ अमाउंट जो बचा 25,
वो 25,000 जो रुपीस बचे हैं वो हमें क्रेडिटर को क्या करने पड़ेंगे, रीपे करने पड़ेंगे। और रीपे करने की एंट्री अभी बताई थी तुम लोगों ने, उसकी एंट्री डलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। समझ आया या नहीं? क्लियर टू यू ऑल और नॉट? क्लियर है सबको? गाइस यहीं पर वो कह सकता था इन फुल सेटलमेंट। ये जीवन के मजे हैं, ये जीवन के मजे हैं गाइस। यहां ऐसे कह देता है कि क्रेडिटर की वैल्यू थी 70 और स्टॉक था हमारा कितने का, 60,000 का। क्वेश्चन कहता है स्टॉक हैज बीन टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमने उसे स्टॉक दिया, वो हमसे आगे पैसे मांगेगा ही नहीं। तो अब एक तरफ से तो मेरी लाइबिलिटी चली गई क्रेडिटर के नाम की, एक तरफ से मेरा स्टॉक चला गया। समझ रहे हो? एक मेरी एसेट चली गई, एक मेरी लाइबिलिटी चली गई। दोनों ही एसेट और लाइबिलिटी ध्यान से देखो, मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, मेरी एसेट यहां लिखी हुई थी और लाइबिलिटी यहां लिखी हुई थी। तो जब मेरी यहां से तो एसेट चली गई, यहां से लाइबिलिटी चली गई, क्या इसकी जर्नल एंट्री डल सकती है? नहीं। बच्चे अच्छा एक नॉर्मल 11th क्लास की एंट्री सोचो, 11th की सोचो। अगर आप एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर होता था तो आप क्या करते थे? आप एंट्री डालते थे क्रेडिटर डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि क्रेडिटर खत्म हो जाता था और स्टॉक भी खत्म हो जाता था, तो स्टॉक क्रेडिट हो जाता था, क्रेडिटर डेबिट हो जाता था। तो आप एंट्री डालते थे क्रेडिटर टू स्टॉक। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बोथ ऑफ द आइटम्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, यू कैन नॉट पास ऑन एन एंट्री लाइक रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ आ रही है? इसलिए कभी भी अगर आप कोई एसेट दे रहे होंगे इन फुल सेटलमेंट तो आप उसकी एंट्री लिखेंगे नो एंट्री। समझ आई? दिस विल बी नो एंट्री। तो इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट you will be writing no entry in examination. But if you are giving a partial competition, वो क्वेश्चन में ये कह देता है कि यार 70 का था क्रेडिटर एंड वी पेड 50, तो 20 का क्या हो जाएगा? बोलो 20 का आप उसे सेटल करके दिखाओगे, पे करके दिखाओगे रिमेनिंग अमाउंट। यहां तक समझ आया सबको? हाँ जी। नहीं बेटा, बच्चा कह रहा है जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो ऑटोमेटिकली आ गया मेरे बच्चे, वो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आपने क्रेडिटर लिखा हुआ होगा 70, आपने स्टॉक लिखा होगा 60, ऑटोमेटिकली 10 का प्रॉफिट है यहाँ। हाँ बेटा, पार्शियल जब मैंने 70 की चीज 45 में दी तो ये 25,000 रुपए का जो क्रेडिटर बच गया इसे पे करके दिखाया ना बेटू, तो 25 की एंट्री डलेगी बस। और जो स्टॉक वो लेके गया उसकी एंट्री डल ही नहीं सकती, यही तो समझा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से स्टॉक चला गया, एक तरफ से क्रेडिटर चला गया। तो जब भी एक एसेट कोई लायबिलिटी लेके जाती है तो वो लायबिलिटी और एसेट में आपस में सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि दोनों ही चीज रियलाइजेशन अकाउंट में डाली हुई है। ठीक है, हो सकती है क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, यहां लिख दूं स्टॉक था हमारा मान लो 1 लाख रुपए का और फुल सेटलमेंट नहीं है, स्टॉक था 1 लाख रुपए का, क्रेडिटर बच रहा था सिर्फ 70, तो रिमेनिंग जो 30,000 है वो क्या करोगे तुम? क्रेडिटर से उल्टा रिसीव करोगे। तो पेपर में ध्यान से दिमाग चला लेना, पैसा देना है या पैसा लेना है। यहां पे उल्टा पैसा मिलेगा अब क्रेडिटर से, तो एंट्री क्या डलेगी? कैश डेबिट 32, रियलाइजेशन 30,000। समझ आया सबको? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, बच्चा कह रहा है क्रेडिटर 70 के, स्टॉक 1 लाख का, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे पास क्रेडिटर एक ही हो, 10 क्रेडिटर हो सकते हैं। या मान लो उस क्रेडिटर को हमने पेमेंट भी करते रहे हो, उसी से ही खरीदा, मान लो तो 1 लाख का स्टॉक खरीदा, बट उस क्रेडिटर को हमने धीरे धीरे पेमेंट करके उसका वैल्यू 70 ही बच गई, बट मेरा स्टॉक यूज नहीं हुआ। ठीक है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज गाइज, जरूरी नहीं है एक ही क्रेडिटर हो या एक ही तरीके का सामान हो, 10 तरीके का सामान हो सकता है, 10 तरीके के क्रेडिटर हो सकते हैं, बट हो सकता है यहाँ सेटलमेंट किसी और से हो रही हो, सामान किसी और का हो। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? क्लियर? क्या एडवांस में कैसे दे दूंगी? अच्छा जरूर,
फिर वो किस बात का क्रेडिटर रहा? अपने क्वेश्चन आओ अगला कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर में अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो लगभग उसकी आधी वेटेज तो इसी कॉन्सेप्ट की है, इसलिए प्लीज फोकस। चाहे क्वेश्चन जर्नल का हो, चाहे क्वेश्चन लेजर का हो, चाहे क्वेश्चन किसी भी चीज का हो, आपका डिसोल्यूशन में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखेंगे अगले 5 मिनट में टॉपिक आपको याद आ जाएगा। टॉपिक का नाम था गाइस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, या इसी का दूसरा नाम था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या इसी का तीसरा नाम था कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। I don't know by which name it will be given in your examination, but it can be these three. इनमें से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस को बंद करने में भी खर्चे लगते हैं। जब बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस को बंद करने में भी क्या लगते हैं? खर्चे लगते हैं। तो वो खर्चे कौन बियर करेगा, कौन पे करेगा, क्या हिसाब किताब होगा, ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। पहली बात ये कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब होता है बेटा द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। जब डिसोल्यूशन हो रहा है उस टाइम पर जो भी खर्चा हमें बियर करना पड़ रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे आपने अपनी मशीन को कितने का बेचना है या कितने की उसकी वैल्यू लगानी है, उसके लिए आप इंजीनियर बुलाओगे, वो फ्री में नहीं आएगा, पैसे लेके जाएगा। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। समझ आ रही है? यू विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर क्लोज डाउन ऑफ योर बिजनेस, या क्रेडिटर्स से बात करने जाओगे तो पेट्रोल का खर्चा लगेगा तुम्हारा, वो भी क्या है? कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। समझ आ रही है? अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए यू शुड नो टू थिंग्स गाइस। 2 वर्ड्स पता होने चाहिए तुम्हें। पहला वर्ड होता है बॉर्न बाय और दूसरा शब्द होता है पेड बाय। बॉर्न बाय मतलब जिम्मेदारी किसकी है? समझ आ रही है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है। और पेड बाय का मतलब होता है एक्चुअली हु पेड इट। तो आपको हमेशा रियलाइजेशन एक्सपेंस में ये सोचना है, या डिसोल्यूशन एक्सपेंस में यू ऑलवेज हैव टू थिंक जिम्मेदारी किसकी थी, पे किसने किया। समझ आ रही है? जिम्मेदारी किसकी थी और किसने पे किया। आपके दिमाग में सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस आने चाहिए, और इन 2 क्वेश्चंस का जवाब करते टाइम ही आपकी जर्नल एंट्री बनके तैयार हो जाएगी। समझ आ रही है? लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला आता है गाइस केस 1। केस 1 कहता है मेरे बच्चों कि हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस था ₹10,000। नथिंग एल्स इज रिटन इन द क्वेश्चन, it is only written realization expenses of ₹10,000। तो अगर आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 लिखा हुआ है, क्या उसने बताया जिम्मेदारी किसकी? ना। क्या उसने बताया पे किसने करा? ना। तो हम मानते हैं जिम्मेदारी भी फर्म की, पे भी फर्म ही कर रही है। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा होता है वो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है गाइस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? प्लीज टेल मी। एक्सपेंस। तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और मेरी जेब से पैसा जाएगा, इसका मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री गाइस? क्या एंट्री डली मेरे बच्चों, मेरे चीतो, मेरे बाल को? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
जब कुछ नहीं लिखा होगा तो एंट्री डलेगी ये, रियलाइजेशन टू कैश। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो प्लीज बताइए। डन एवरीबॉडी अच्छे से। अब इसी में ही केस टू, केस टू कहता है हमारा, ध्यान से देखना, केस टू कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, याद रखना मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड इट वाज पेड बाय राम। क्वेश्चन में उसने लिख दिया इट वाज पेड बाय राम। राम हमारा पार्टनर है, राम हमारा क्या है, पार्टनर है। तो गाइस क्वेश्चन कह रहा है इट वाज पेड बाय राम। इफ इट वाज पेड बाय राम तो अब आपको सोचना है जिम्मेदारी किसकी, पे कौन कर रहा है। समझ रहे हो, जिम्मेदारी किसकी और कौन पे कर रहा है। क्या कहीं भी मैंने ये लिखा है आर्यन कि जिम्मेदारी राम की थी? क्या कहीं भी मैंने ये लिखा है जिम्मेदारी राम की थी? नहीं। तो इसका मतलब राम की नहीं थी, फर्म की थी। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हमेशा जिम्मेदारी किसकी होगी, फर्म की, बिजनेस की। जिम्मेदारी बिजनेस की थी, पे करके आ रहा है कौन, राम। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राम क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि हम, राम अभी तो पे कराएगा हमारे बदले में, बट हमसे तो पैसे लेगा बाद में, तो हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ आ रही है बात। तो जर्नल एंट्री क्या डल जाती है मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए प्लीज। क्लियर? अरे समझ आया या नहीं? डन एवरीबॉडी अच्छे से। अब यहीं पर क्या होता है, कई बार हमारा अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कई बार यहीं पर हमारा क्या होता है, अपने पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हमारा मतलब फर्म का, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पार्टनर का फर्म के साथ? पार्टनर हम कहते हैं भाई, मान लो 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। कितने पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं और वो भाई साहब एक्स वाई जेड में से क्या कहता है, वो कहता है जेड एक काम कर भाई, सारी जिम्मेदारी तू ही देख ले। जेड से कहता है सारी जिम्मेदारी जेड तू ही देख ले, बिजनेस बंद करने की, क्रेडिटर वेडिटर के धक्के तू ही खा ले, सारी एसेट की लाइबिलिटीज की हिसाब किताब कर ले, और इस बात के हम तुझे क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो जेड कहता है अच्छा चलो 20,000 में मैं ये सारा काम कर दूंगा। और जैसे ही हम उससे 20,000, ये उसकी सैलरी हो गई गाइस, ये उसकी क्या हो गई, सैलरी या कमीशन। वो जेड काम करने के लिए तैयार है, कह रहा है ठीक है सारी भागा दौड़ मैं कर लूंगा। जैसे मान लो इफ आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी एंड आई डोंट हैव टाइम, मान लो आई हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, और मैं तुमसे कहूँ, मतलब तुम तो मेरे बच्चे हो, मान लो मैं किसी एम्प्लॉय से कहूँ कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज द पार्टी एंड ऑल, और उसका एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए, तो व्हाट दे विल आस्क, दे विल आस्क फॉर एक्स्ट्रा टाइम मनी। समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही हम जब पार्टनर से एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह रहे हैं भाई डिसोल्यूशन का काम तू कर लो, कहता है अच्छा तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सैलरी, या मुझे इसके लिए क्या चाहिए, कमीशन। तो वो सैलरी और कमीशन हमारा और उसका तय हुआ 20,000 में। अब जैसे ही 20,000 तय हुआ, हम उससे पता सौम में क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुन भाई जेड 20,000 रुपये तुझे देंगे, पर इसमें से जो भी खर्चा होगा ना, जो भी खर्चा होगा वो जिम्मेदारी भी तेरी है, हम नहीं देंगे। 20,000 से अलग हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे। अब चाहे इंजीनियर की पेमेंट करनी हो तुझे, चाहे प्रॉपर्टी डीलर की पेमेंट करनी हो, चाहे तुझे क्रेडिटर के हाथ पांव जोड़ने हो या पेट्रोल खर्च करना हो, वी डोंट केयर। समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 20,000 रुपए एक्स जेड को दिए जाएंगे, बिश्नोई 20,000 रुपए जेड को दिए जाएंगे, और उसके बाद जेड जाने उसका काम जाने, सारे डिसोल्यूशन का काम करके देगा हमें। जैसे हमने अपने एम्प्लॉय को पैसे दे दिए और हमने कहा भाई सारी ऑर्गेनाइजेशन अब तेरी, अब इसे कम में कर ले तो तेरा फायदा, और ज्यादा में कर ले तो अपने घर से पैसे लगा लियो, हम इससे 1 रुपया फालतू नहीं देंगे। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर पेइंग ऑफ द रेम्यूनरेशन? क्या नाम है? रेम्यूनरेशन बोलूं, सैलरी बोलूं या कमीशन बोलूं, सबका मतलब एक ही है। समझ आ रही है? अरे मुझे वो गाना याद है, ईश्वर अल्लाह तुझ में ही सब है। तो रेम्यूनरेशन, सैलरी, अरे बस तुम तो कुछ और ही सोचने लग गए यार। वापस रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन की एंट्री क्या बनेगी, सोचो। क्या बिजनेस के लिए वो खर्चा है? सैलरी अगर हम दे रहे हैं, क्या बिजनेस के लिए वो खर्चा है? तो रियलाइजेशन डेबिट, और पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड, जैसे मेरे एग्जाम्पल में जेड था, तो जेड कैपिटल अकाउंट कितना गाइज? अरे अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात, मेरी बात खत्म तो हो जाने दो। बीइंग रेम्यूनरेशन पेड, यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, समझ आया? भाई साहब दिक्कत तो अब आएगी। अब दिक्कत क्यों आएगी अभी जय? अब ये खर्चे के बारे में भी कुछ बताएगा, मतलब रेम्यूनरेशन नहीं छोड़ेगा। अब पता है आगे क्या बताएगा? कहेगा रेम्यूनरेशन तो कितनी थी? 20,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹25। ओ माय गॉड, जैसे ऐसे आ गया एक्चुअल एक्सपेंसेस 25, बच्चे का दिल अंदर से ऐसा करता धुधु धुधु। क्यों? तुम्हारे मन में आता है ओबे यार बेचारे को 20,000 देके वो 25,000 लूट लिए, 20,000 देके 25,000 लूट लिए। अपनी इन भावनाओं को एक साइड में पैक कर दो। अकाउंटिंग करने आए हो यहाँ, भावनाएं देखने नहीं एक दूसरे की। तो यहाँ पे अच्छा हमारे बैच में कोई भावना नहीं है ना, तो 20,000 का हमारा रेम्यूनरेशन है गाइस। 20,000 का रेम्यूनरेशन है और एक्चुअल खर्चा हुआ कितना? 25। रेम्यूनरेशन की एंट्री यही जाएगी। क्या मैंने खर्चे के बारे में कुछ भी बताया तो ये माना जाएगा कि जिसकी जिम्मेदारी थी उसने पे करी। और यहां मैंने जिम्मेदारी तुम्हें बता रखी है, मैंने ये माना है इट वॉज टू बी बॉर्न बाय राम। ये हमने पहले से बता रखा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट राम से यही हुआ था, 20,000 में सब कुछ। याद आया? पक्का? तो अब इस 25 का हमें कुछ भी नहीं करना। बट देयर इज अ ट्विस्ट। अगर वो यहां कह दे एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 वर पेड बाय फर्म, मतलब पहली बात रेम्यूनरेशन अलग चीज है, एक्सपेंस एक अलग चीज है, तो दोनों को अलग अलग ही सोचो। समझ आ रही है? तो यहां पर रेम्यूनरेशन की एंट्री तो गाइस यही जाएगी 20,000, यहां पे तो कोई पंगा है ही नहीं। अब पंगा है ये जो खर्चा है 25,000 रुपए का, ये 25,000 का खर्चा किसकी जेब से गया? किसकी जेब से गया? फर्म की जेब से। अब अगर ये हमारी फर्म की जेब से गया गाइस 25,000 रुपए का खर्चा, तो अब आपको सोचना है जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी गधो जेड की थी या राम की थी? जेड ले लो। जिम्मेदारी किसकी थी? जेड की। और पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? फर्म। जिम्मेदारी थी जेड की, पे कौन कर रहा है? फर्म। तो क्या करूं? कैश और बैंक तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, मेरा मतलब बिजनेस का, और जेड की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? कम डेबिट कर देंगे। हम कहेंगे सुनो जेड, जिम्मेदारी तेरी थी और तेरी जगह मैंने पेमेंट करी है, तो तेरी कैपिटल से हम क्या कर रहे हैं? ले लेंगे। तो इसलिए यहां पर एक एंट्री और डलेगी, और वो एंट्री क्या डलेगी? जेड कैपिटल डेबिट टू कैश। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस सर। अगर ये नहीं लिखा बॉर्न बाय जेड तो हालात ही डिफरेंट है। फिर तो अगला केस आ रही हूं इसी बात पे, अगला केस यहीं पढ़ा रही हूं। ये पहले बताओ यहां तक समझ आया? यहां आएगा बेटा 25। ओए जी, तो अमाउंट 25 ही आएगा, 5 कहां से आ गया दिमाग में यार? रेम्यूनरेशन थी 20, खर्चा पे करके आए 25। समझ आ रहे हो? ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे दिमाग में 5 चल रहा है वो हो गया सेटल। बताओ कोई दिक्कत? ओ बेटे मेरे लाल, उसकी कैपिटल में डाला है और उससे हमने कहा 25 तो उससे ले लेंगे, किसने दे दिया 20? बेटे जब हमने फर्म को सैलरी दी, हमने पार्टनर को सैलरी दी, तो सैलरी की एंट्री अलग डलेगी, सैलरी अलग खर्चा है। और खर्चा अगर उसने ही दे दिया तो टेंशन नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी। पर अगर हमने दिया तो हमने उसे डेबिट कर दिया। कुछ भी हो, अगर 25 हो, 15 हो, 5 हो, कुछ भी हो, यहां वैल्यू वही बदली जाएगी। जैसे 25 की जगह 15 है तो यहां भी 15 आएगा। इससे क्या फर्क पड़ रहा है?
इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। रेम्यूनरेशन 20 दी, रेम्यूनरेशन 20 दी और खर्चा हुआ 25 या 15। रेम्यूनरेशन हमने क्या करा, रेम्यूनरेशन हमने 20 दी, अब खर्चा मेरा 20 से ज्यादा हुआ या 20 से कम हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे दिमाग में यार ऐसे तो अगर 25 ले रही हो तो उसका नुकसान है, अगर 15 ले रही हो तो हमारा नुकसान है। यार हमारा उसका नुकसान नहीं सोचना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पे बातचीत जो होती है वो सेटलमेंट होती है। अब उसमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान। अरे यार बेस्ट एग्जाम्पल, शादी करते हैं लड़का लड़की, हाय हाय, अरे यार इतने खुश हो जाते हैं शादी के नाम पे, तो सबसे पहले शादी करा दो तुम्हारी। गाइस शादी होती है, दोनों परिवार बैठते बात करते हैं, परिवार भी छोड़ो, दोनों लड़का लड़की बात करते हैं आपस में, चीजें सेटल आउट कर देंगे, ऐसे करेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है, ये वो है ना। कोर्टशिप पीरियड में यही सब चल रहा होता है। अब बेटा एक बात बताओ, क्या जो सोचते समझते हैं क्या एक्चुअल आउटपुट वही निकल के आता है? नहीं, ये जीवन की सच्चाई में तुम्हें बता रही हूं, एक्चुअल आउटपुट और जो डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग है, वो ख्याली पुलाव अलग होते हैं, एक्चुअल में लाइफ इज डिफरेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे है, जब बातचीत करी तो हमने कहा 20,000 में हो जाना चाहिए, अब वो 20 का 15 में हो तो उसके जिम में 20 का 25 हो। आ रही है बात समझ में? तो इस चीज को आपस में अपने दिमाग में को रिलेट मत करो कि सैलरी तो इतनी है, खर्चा तो इतना, अब हमारा नुकसान, अब उसका नुकसान। इसी बात को मैंने कहा था, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल यार। इसी बात से बात शुरू करी थी ना मैंने, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, पर तुम तो होके रहते, पता नहीं कैसे बात लगे। मुझे अच्छा लग रहा है मतलब कि इमोशनल हो, पर इमोशनल बस तुम यही होते हो, हैं बाहर चाहे तुम ढू 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 कुछ भी कर दो किसी का। या बेटा सुन ना मेरी बात, बच्चे का मन कर रहा है मेरे साथ खेला, क्वेश्चन आंसर्स करने का तुम्हारा इतना जी कर रहा है, एक एक का क्वेश्चन निकल के आ रहा है, चलो आओ, किसी और का भी आ सकता है। दिमाग में आया लड़के के, मैडम यहां एक्चुअल एक्सपेंसेस में अगर यहां लिखा होता पेड बाय जेड, तो इस एंट्री का कुछ भी ना होता, सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री डलती ना गाइस। हमने 20,000 दिए और 25 का खर्चा या 15 का खर्चा दिया जेड ने, हमें क्या मतलब, हमने तो बस सैलरी का खर्चा था, उसकी जिम्मेदारी उसकी थी, पे भी उसने करा, हमारी बुक्स में कुछ भी नहीं होगा, पर जिम्मेदारी उसकी थी और पे हमने किया तो बहुत कुछ होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर अगला केस आता है, ध्यान से देखो, यहीं पर चेंज होगा, देखना। रेम्यूनरेशन है 20,000, सुनो मेरी बात, रेम्यूनरेशन है 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? रेम्यूनरेशन कितनी है गाइस? 20,000। अब रेम्यूनरेशन है 20 और मैं क्वेश्चन में कहती हूं, अब सुनना हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ। अब हम फिर से जेड के पास गए, हमने जेड के पास जाके कहा कि जेड एक काम कर, सारा डिसोल्यूशन का काम तू ही कर ले। जब सारा डिसोल्यूशन का काम तू करेगा तो उसने कहा ठीक है, डिसोल्यूशन का काम तो मैं कर दूंगा, बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे। अब डिसोल्यूशन के लिए उसे पैसे चाहिए, तो कहते हैं ठीक है जी, रेम्यूनरेशन क्या है? 20,000 ले ले। रेम्यूनरेशन क्या है? 20,000 ले ले। अब रेम्यूनरेशन 20,000 ले ले बात हो जाती है, ये इसकी एंट्री अलग डलेगी। पर जैसे हम जेड से बातचीत कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन ले ले, जेड कहता है सुन मेरी बात, इस बार खर्चा अलग है, मेरी ये जो रेम्यूनरेशन है ये 20,000 सिर्फ और सिर्फ मेरे खर्चा उठाने की रेम्यूनरेशन है, कि जो भी मैं काम करूंगा मेरी भाग दौड़ की, जो भी खर्चा होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो जिम्मेदारी होगी फॉर्म की। पिछली बार मैं लूट लिया तुमने, 20,000 रुपए लगा के 25,000 रुपए करवा दिए, बट इस बार वो बंदा चालू है, समझ रहे हो? तो यहां पर केस कहता है रेम्यूनरेशन है 20,000 एंड बॉन्ड बाय नहीं लिखा, बॉन्ड बाय वो नहीं लिखेगा, जिम्मेदारी किसकी थी वो सिर्फ इतना लिखेगा, रेम्यूनरेशन पेड टू जेड इज 20,000 एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000। समझ रहे हो? सिर्फ इतना लिखा, सिर्फ अगर इतना लिखा तो हमारा टोटल खर्चा कितना? 30, 20 की सैलरी और 10 का हमारी जेब से जाएगा अब खर्चा, क्योंकि जब खर्चे की जिम्मेदारी नहीं बताई होती तो इट इज ऑलवेज विद फॉर्म। जिम्मेदारी हमेशा किसकी होती है?
फॉर्म की। अब सोचते कैसे है समझो, ये जो मेरी 20,000 की रेम्यूनरेशन है इसकी एंट्री तो नॉर्मल डलेगी ही डलेगी। क्या मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, इसकी तो एंट्री डलेगी ही डलेगी। कितनी मेरे बच्चों, 20,000। पर अब जो खर्चा है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। खर्चे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारी किसकी थी, पे किसने किया। क्या कहीं भी लिखा है जिम्मेदारी किसकी, तो किसकी है। क्या कहीं भी लिखा है पे किसने किया, तो यहां हमें क्या मानना है, फर्म नहीं। तो इसकी एंट्री क्या डलेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितना, 10,000। यहीं पे टोटल लिख सकते थे, रियलाइजेशन डेबिट 30 टू जेड्स कैपिटल 20 टू कैश 10। समझ आया या नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें भी ट्विस्ट हो सकता है, यहां पर लिखा होगा एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड पेड बाय जेड। रेम्यूनरेशन दी हमने 20,000 और खर्चा हुआ 10 का और वो जेड ने पे कर दिया। प्लीज चेक एंड टेल मी, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जेड की थी। क्या मैंने कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया है कि जेड की जिम्मेदारी है, तो इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, जिम्मेदारी फॉर्म की थी। और पे कौन करके आ गया, तो खर्चा तो हमारा ही है ना, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा 10,000 से, ये एंट्री तो सेम यही डलेगी। बट जो खर्चे की एंट्री है वो यहां क्या आ जाएगा, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना, कितना, 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो रही है बात। तो यू ऑलवेज हैव टू थिंक हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु हैव टू पे द एक्सपेंस। ये क्रक्स है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का। अब यहीं पर अगर समझ आ गया तो मुझे एक ही आवाज में जवाब चाहिए इस केस का। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस were to be borne by X and paid by W. It was to be borne by X and paid by W, दोनों ही पार्टनर हैं। जिम्मेदारी X की थी, पे कर क्या रहा है W। अरे दिल ही खुश कर दिया, वेरी गुड बेटा। एंट्री डलेगी क्या, X कैपिटल अकाउंट W डेबिट टू W कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि X की कैपिटल को फर्म कम कर देगी, W की कैपिटल को बढ़ा देगी। जिम्मेदारी X की थी, पे करके आया W। जिम्मेदारी मेरी थी, खर्चा करके आए तुम, मुझे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। डन एवरीबॉडी, अच्छे से क्लियर हुआ यहां तक, पक्का, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो गाइज अगला टॉपिक है हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो जब डिसोल्यूशन होगा मेरे बच्चों, जब बिजनेस बंद होगा, तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। सोचेंगे जरा बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है बट वो बेनिफिट दे जाएगी। जैसे कोई हमारा कंप्यूटर है या कोई प्रिंटर है जिसकी वैल्यू अब निल हो गई है मेरी बुक्स में, धीरे धीरे डेप्रिशिएट करते करते उसकी वैल्यू 0 हो गई, बट आज की डेट में भी हम उसे 2,000 का एज ए स्क्रैप बेच सकते हैं मान लो। तो जो हम अनरिकॉर्डेड एसेट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, सिर्फ इतना बोलेगा अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹2,000 इज रियलाइज्ड, इसका मतलब यह है कि हमने उसे बेच दिया 2,000 रुपए का। खुद सोचो, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट आपने बेच दी तो क्या एंट्री डलेगी, सोचो, सोल्ड आउट करने की। बिल्कुल बैंक और कैश, बैंक या कैश जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आपके पास आ जाएगा 2,000 रुपए। और टू क्या जा रहा है, वो एसेट, बट क्या कोई नया अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, नहीं। तो वेरी नाइस, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना गाइस, 2,000। इनकम हो गई ना, तो इसलिए तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है बेटू। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स इज द रूल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ कैश अकाउंट। तो पैसा आ रहा है इसलिए कैश डेबिट, और क्योंकि इनकम हो रही है फायदा इसलिए रियलाइजेशन क्रेडिट बेटा।
ठीक जी। इसी अनरिकॉर्डेड एसेट को कोई पार्टनर भी लेके जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो क्वेश्चन आपको यहां बोल देगा कि उसे टेकन ओवर बाय पार्टनर। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर मिला, पार्टनर कहता है यार इसे मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए ले जाऊंगा, दे दो लाओ। कोई लैपटॉप मिल गया मान लो छोटा सा, हमने कहा बच्चे खेल लेंगे, लाओ दे दो, 2000 का, कोई बात नहीं। तो टेकन ओवर बाय पार्टनर्स क्या होगा, पार्टनर अगर ले गया तो पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा बताओ, करेक्ट, क्योंकि कम कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, जर्नल एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, क्लियर। यहीं पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी क्या होगा, जैसे मान लो किसी क्रेडिटर का पैसा था और हमें वो याद नहीं रहा लिखना और वो पैसे लेने आ गया। अब जब वो पैसे लेने आएगा तो हमें पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास प्रूफ होगा यार, इनवॉइस होगा हमारे नाम का। तो इसलिए जब हम उसे पैसे देंगे तो जर्नल एंट्री क्या डलेगी, सोचो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हम पे ऑफ कर रहे हैं, वेरी नाइस, रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, बोलो हाँ या ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बिल्कुल ठीक है जी। और गाइस अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसे कोई पार्टनर ले गया, सेम ये पॉइंट, टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ले गया हमारी लाइबिलिटी तो पार्टनर का अकाउंट क्या कर देंगे, हम उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री हियर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहचाना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अगर वो क्वेश्चन में ऐसा कह दे अनरिकॉर्डेड एसेट इज गिवन टू अन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वेरी नाइस, कीप इट अप गाइस, नो एंट्री विल बी देयर, वेल डन। समझ आया सबको? चलिए अब आते हैं छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या किया जाएगा। सबको पता है रिटेन्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या करते हैं हम, पार्टनर्स में उनके रेशो में बांट देते हैं। यहाँ ओल्ड और न्यू का चक्कर नहीं होता, एक ही रेशियो होता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। अब कॉमन सेंस से जवाब दो, रिटेन्ड प्रॉफिट्स का क्या किया जाएगा, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, क्या किया जाता है इनका, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। एंट्री बताओ, रिटेन्ड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी नाइस, वेल डन, बिल्कुल ठीक। ऐसी लॉसेस की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस कैपिटल को कम कर देता है इसलिए पार्टनर्स डेबिट टू रिटेन लॉसेस, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। हमेशा दो चीजों में लोचा बताया मैंने पहले दिन से, एक बताया मैंने तुम्हें WCR में और दूसरा बताया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का लोचा, और इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का लोचा इस वाले चैप्टर में क्या था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बहुत ही आसान था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए, इफ द मार्केट वैल्यू गोज डाउन देन वी कैन रिकवर आवर लॉस, हम यहाँ से क्या कर सके, अपने लॉस को रिकवर कर सके। तो यहाँ कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ हमें एक बात याद रखनी थी डिसोल्यूशन में, जहां इन्वेस्टमेंट वहां रिजर्व, यहाँ इसका यही लोचा था। मतलब कि जब हम इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं मेरे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें पता है हम जो भी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी उस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, डेबिट में लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डेबिट में लिख दिए हैं। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्वेश्चन में है तो आप ये नहीं सोचो कि उसे बांट दो ना, अगर इन्वेस्टमेंट आपने रियलाइजेशन के डेबिट में डाली है
तो उसका रिजर्व आप यहां पर उसके क्रेडिट में डालोगे और उसे खत्म करोगे। मतलब यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन केस यू आर हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन योर हैंड। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको बैलेंस शीट दे रखी है बेटू, और बैलेंस शीट में ऐसे करके दे रखा है, मान लो मेरे बच्चों, डेटर्स 50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, बाहर वैल्यू आ रही होगी कितनी? 46। इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं? डेटर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड एट देयर ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब प्रोविजन से पहले वाली वैल्यू। तो यहां डेटर्स 50 के हैं, तो यहां पर डेटर्स लिखे जाते हैं कितने के? 50 के, और जो उसका प्रोविजन है वो यहां पर क्रेडिट साइड लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 4,000। नहीं, बच्चा कहता है 2 डेटर्स 46 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। मैथमेटिकली तो तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट का गेन और लॉस ठीक आ जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअली यू डिड ब्लंडर। क्यों? क्योंकि भाई साहब तुमने यहां पर 50,000 का डेटर का अकाउंट था जो तुमने 46 लिख दिया, इसका मतलब 4,000 का अकाउंट अभी भी ओपन है। सेम जो प्रोविजन है 4,000 का वो भी बंद नहीं किया तुमने, वो भी अभी तक खुला हुआ है। तो तुमने तो यार बुक्स बंद करनी थी और तुम तो 2 अकाउंट खोल के छोड़ा है, 4,000 का डेटर, 4,000 का प्रोविजन। तो इसलिए यू ऑलवेज हैव टू राइट डेटर्स एट देयर ग्रॉस वैल्यू, और जब डेटर्स इधर जाएंगे तो उसका प्रोविजन अपोजिट साइड डाला जाता है। यही रीजन होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी, क्योंकि हमें यह बोला जाता है कि जिस भी एसेट के लिए हम अलग से प्रोविजन बनाते हैं या अलग से रिजर्व बनाते हैं वो उसी एसेट के साथ सेटल डाउन होना चाहिए। तो अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी यहां पर नहीं आएगा, तब ये पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जहां इन्वेस्टमेंट वहां हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगर इन्वेस्टमेंट है देन यू हैव टू शिफ्ट दैट इन्वेस्टमेंट इन रियलाइजेशन डेबिट, तो उसका रिजर्व क्रेडिट में चला जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके बट जाएगा रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर टू एवरीबॉडी? डन? समझ आया अच्छे से? अब यहीं पर आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और मेरे बच्चों बस आखिरी कुछ टॉपिक, कुछ क्षण, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स इसके खत्म हो जाएंगे। आइए गाइस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या इसे बोल सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, पहले मुझे ये जवाब चाहिए। दवा दारू, याद है तुम्हें मेरी बातें, कि अगर हमारे किसी एम्प्लॉय के चोट लग जाए तो उसकी चोट पर मरहम, उसकी दवाई, मतलब दवाई दिलाने के लिए उसे जो पैसे दिए जाते हैं दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से दिए जाते हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन होगा गाइस? आइए यहां क्वेश्चन में यहां क्या डेटा गिवन होगा, ध्यान से, सॉरी, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। क्या हुआ? आइए यहां पर गाइस आपको कुछ इस तरीके की चीजें गिवन होंगी। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन होगा आपको, मान लो 50,000 का, और क्वेश्चन में वो अब आपको बताएगा कि चोट लगी तो लगी कितने की। अगर वो नहीं बताता चोट कितने की लगी तो इसका मतलब चोट नहीं लगी, पूरा का पूरा रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो if in the absence of information the question has only given you workman compensation reserve of 50,000, then you will be distributing this workman compensation reserve among the partners in their profit sharing ratio. Are you getting my point? And the entry will be workman compensation reserve debit 50,000 to X capital account, to Y capital account, to Z जितने भी थे उनके profit sharing ratio में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए।
अब इसी में यहाँ पे वो बाद में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोलेगा क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। क्या बोलेगा गाइस? क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन वॉज ₹20,000। अब ये समझने वाली बात है। 50 का रिजर्व था, चोट कितने की लगी? फ्री रिजर्व कितना? वो 30,000 तो पार्टनर्स में बट जाएगा। बट इस 20 को कैसे लिखा जाएगा? तो आप याद करो, आपने पढ़ा था चैप्टर 2, 3, 4 में एंट्रीज पढ़ी थी। आप लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट पूरा का पूरा 50,000। जितने की चोट लग जाती थी आप एक नया अकाउंट ओपन करते थे जिसका नाम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, या सिर्फ लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, 2x to y 30,000। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर हमारा रिजर्व है 50,000 रुपए का। वो 50,000 रुपए का रिजर्व तो हमने डेबिट कर दिया। टू जो क्लेम है मेरे बच्चों, क्या उसके लिए नया अकाउंट ओपन कर दूं? जो क्लेम है हमारा 20,000 रुपए का, क्या वो क्लेम के लिए नया अकाउंट ओपन कर दूं? नहीं, क्योंकि रिजोल्यूशन में नया अकाउंट ओपन नहीं होता। तो यहां क्या होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू यहां पर अकाउंट यूज होगा मेरे बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 2x to y। अगर सिर्फ इतना ही करा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जब आप यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चों, तो यू विल बी राइटिंग लाइक दिस। यहां पर आप लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना? सिर्फ जितने की चोट लगी है। याद करो यहां पर क्रेडिटर्स भी होते हैं। इन सब एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करे बिना आप बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। तो ये जो 20,000 की चोट लगी है वर्कर को, ये नॉर्मल जब बिजनेस चलता रहता है जब तो हम इसे लायबिलिटी में लिख के दिखा देते हैं कि ये मुझे पैसा देना बाकी है। बट क्या ये पैसा अब हम ये कह सकते हैं वर्कर से बाद में आ चुकेगा? अच्छी है बिजनेस, सब कुछ तो बेच रहे हो, कब आऊंगा, लाओ पैसे दो अभी के अभी। तो इसलिए जो यहाँ पर रियलाइजेशन में 20,000 का आपका ये क्लेम है, इसे साथ ही साथ आपको एक दूसरी एंट्री के थ्रू पे करके दिखाना पड़ेगा, जिसकी एंट्री साथ ही साथ डलेगी मेरे बच्चों क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, जितने की भी चोट लगी है वो। तो डिसोल्यूशन चैप्टर में जितने की चोट लगेगी उतने का आपको पेमेंट भी करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि सामने वाला वर्कर भाई साहब मानेगा ही नहीं, कहेगा भाई पैसे दे अभी के अभी। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर टू एवरीबॉडी? इन्वेस्ट पहले मैं इसे पढ़ा दूं पूरा, बहुत जल्दी याद आया बेटा। यहीं पर मान लो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन आ जाता है, मान लो 70,000 का। रिजर्व था 50 का, रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 50 का, चोट लग गई 70 की। तो सबसे पहले जो ये रिजर्व है क्या फ्री बचा? पहले ये बताओ। नहीं, सारे के सारे की क्या लग गई? तो पहली एंट्री डल जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन 50। और फिर जब पे करोगे रियलाइजेशन टू कैश तो 50 पे करोगे या 70 पे करोगे? वेरी नाइस। अब बच्चे के दिमाग में चल रहा है 20,000 जो फालतू है उसका क्या? वो देखो ऑटोमेटिकली आ गया। जब आपने यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 लिखा और यहां पर आपने फिर उसे पे करके दिखाया रियलाइजेशन टू कैश 70, तो ऑटोमेटिकली जो 20,000 का डिफरेंस है, जो लॉस आपके दिमाग में चल रहा था, वो खुद रियलाइजेशन लॉस के नाम से बाद में बट जाएगा। समझ आया? क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? अच्छे से आ गया समझ में? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का लोचा एक बार दोबारा बता रही हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में सिर्फ इतना सा पॉइंट था कि अगर मेरी क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो रियलाइजेशन अकाउंट में गई हैं तो मेरा रिजर्व भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाएगा। बट अगर इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में नहीं है, सिर्फ रिजर्व है किसी भी रीजन से, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। क्लियर टू यू ऑल पीपल? एक छोटी सी बात है गुडविल को लेकर कि क्वेश्चन में गुडविल का क्या किया जाता है। गाइस,
क्वेश्चन में गुडविल का क्या किया जाता है? तो क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक अदर एसेट्स। यहां एग्जिस्टिंग गुडविल, वैल्यूड गुडविल, नाम जैसी कोई चीज नहीं है। यहां गुडविल जो भी आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी उसे उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब इफ दे हैड गिवन यू अ बैलेंस शीट गाइस, और बैलेंस शीट में आपको यहां पे गुडविल दिखा दी 70,000 रुपए की, तो जब आप मेरे बच्चों मेरे बाल को जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो बाकी एसेट्स की तरह इस 70,000 की गुडविल को भी आप यहां पर डेबिट में लिख के दिखा दोगे 70,000 बस। अगर क्वेश्चन बोलेगा आपने ये गुडविल बेच दी या इस गुडविल की वैल्यू है 40,000 30,000 और आपने बेच दी, तो आप इसकी एंट्री लिख के दिखा दोगे बैंक टू रियलाइजेशन, और यहाँ पे बाय बैंक लिख के इसे दिखा दोगे 50,000 की या 40 की, इसे बेच दी। पर अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोलेगा तो आप किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रियलाइज करके नहीं दिखाते, ठीक है। खाली रियलाइजेशन में गुडविल डाल के उसके बाद कुछ भी नहीं करते। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल बेची गई तो बेचोगे, अदरवाइज बस इतना लिख के छोड़ दिया करते थे। याद आया? एक आखिरी बात है मेरे मुंह से, उसके बाद तुम्हारा ये खत्म ही है सब। बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं गाइस, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारी एसेट्स इस साइड डाल दी, सारी लाइबिलिटीज इस साइड डाल दी, जो भी ट्रीटमेंट होना था बेच खरीदने का वो सब कर लिया। जब इस अकाउंट को आप क्लोज डाउन करेंगे तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस। इस अकाउंट को बैलेंस करने से पहले आपको 2 बार सोचना है। क्या सोचना था? कि यहाँ पे एक तो हमें चीज सोचनी है कि हमारी यहाँ पे जो एसेट साइड है, ये वाली जो साइड है डेबिट साइड, क्या यहाँ पे कोई मेरी टेंजिबल एसेट बेचनी रह तो नहीं गई? जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी उसने बेच के दिखा दिया सब कुछ, एक फर्नीचर रह गया 50,000 रुपए का, वो उसने बताया ही नहीं क्वेश्चन में, वो हमने बेचा या उसकी वैल्यू लेस हो गया, वो कुछ भी नहीं बताया उस फर्नीचर के बारे में 50,000 के। तो एक बात बताओ, अगर फर्नीचर पड़ा है 50,000 रुपए का तो वो बिकेगा तो सही ना, या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? या वो क्वेश्चन में कहते कि फर्नीचर की वैल्यू लेस था, फर्नीचर खराब था। बट ऐसा जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता तो हमें खुद से एज्यूम करना पड़ता है कि ये जो फर्नीचर है या ये जो मेरा डेटर है उससे मुझे उतना पैसा मिल जाएगा जितनी उसकी बुक वैल्यू है। तो हम यहाँ पर स्पेशली लिख के दिखाते हैं बाय कैश। ऐसे ही इस अकाउंट को क्लोज करते टाइम यहाँ चेक करते हैं कि क्या हमारी कोई लायबिलिटी पे करनी तो नहीं रह गई, ठीक है। और इसे बुक को बंद करने से पहले वी ऑलवेज हैव टू थिंक ट्वाइस, एक बार डेबिट साइड एक बार क्रेडिट साइड। कोई एसेट, कौन सी एसेट? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स नहीं कि सिर्फ टेंजिबल एसेट जिसे देख सकते हो छू सकते हो, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट इज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उसका कुछ नहीं करते, सिर्फ यहाँ ट्रांसफर करके छोड़ के खत्म करते हैं बात। अगर क्वेश्चन कुछ करने के लिए बोलता है तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज होती है यहाँ पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला है तो यहाँ आपने पे करके दिखा दिया होगा, पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो उसे खुद से पे करके दिखाओगे, क्योंकि ना तो सामने वाला तुम्हारा पीछे छोड़ेगा बिना पैसा लिए और ना ही एसेट बेचे बिना तुम लोगे। क्लियर टू यू ऑल पीपल? चलिए बाय बाय, टाटा।